नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई कहानी में। मेरा नाम मीना है और मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे पति का नाम सोहन था और वह एक अच्छा खासा कमाता खाता व्यक्ति था। उसकी अच्छी नौकरी थी और ज़मीन जायदाद भी थी। अजीब बात थी कि लोग शहर से होते हैं और अपनी पत्नियों को गांव में रखते हैं। उसने मुझे गांव वाले घर में रखा हुआ था। वो कहता था कि मुझे इस घर से बहुत लगाव है और शहर में एक छोटा सा फ्लैट है, वहाँ रहने का वो मज़ा नहीं जो इस गांव वाले घर में है। वो कहता था कि हम कुछ दिन जहाँ रहेंगे फिर शहर वाले घर में चले जाएंगे। मैंने भी कहा कि ठीक है, क्योंकि मेरा इस दुनिया में वैसे भी कोई नहीं था और मेरे लिए पति ही सब कुछ था। शादी की रात ही सोहन ने मुझसे एक अजीब सी बात कही थी। उसने बड़े आराम से कहा कि बस एक बेटा पैदा करके दे दो, मुझे वही काफ़ी है। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा कि ऐसा क्यों, और सिर्फ बेटा ही क्यों? उसने कहा कि बस मुझे बेटा चाहिए तुमसे। मैंने उसे समझाया कि यह तो भगवान के हाथ में है और मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ। उसने कहा कि बस तुम प्रार्थना करना कि बेटा ही पैदा हो। मैंने कह दिया कि ठीक है। शुरू में सोहन का बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा था। वो मेरा ख्याल रखता था और मेरी ज़रूरतें पूरी करता था और मुझे कभी यह महसूस नहीं होने देता था कि मैं किसी अनजान घर में आई हूँ। गांव वाला घर भी बहुत बड़ा था और उसके आसपास बहुत सारी ज़मीनें थीं। घर में कई नौकर थे और हर काम करने के लिए अलग आदमी था। मुझे शुरू में इस घर की शान देखकर हैरानी होती थी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना बड़ा घर नहीं देखा था और ना ही इतनी ज़मीनें देखी थीं। मुझे लगता था कि शायद मैं वाकई बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसा पति मिला है जो पैसे से भी मजबूत है और मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। एक दिन सोहन ने मुझे घर के बारे में समझाते हुए कहा कि घर में नज़र भी रखनी है और नौकरों पर भी ध्यान देना है। मैंने उससे पूछा कि अचानक यह सब मुझे क्यों बता रहे हो? तो उसने कहा कि उसकी माँ का कुछ सोना घर में रखा हुआ है और वो शहर वाले घर में नहीं रखा गया। फिर उसने मुझे बताया कि किसी को इसके बारे में पता नहीं है और करीब 40 तोले सोना है जो एक अलमारी के अंदर छोटे से दराज के पीछे रखा हुआ है। मैंने यह बात सुनकर कहा कि अच्छा ठीक है, मैं ख्याल रखूंगी। उसने मुझे यह तो बता दिया कि सोना कहाँ रखा है, लेकिन उसने मुझे उसकी चाबी नहीं दी। मुझे उस वक्त यह बात कुछ अजीब लगी थी, क्योंकि अगर वो मुझे घर की रखवाली की जिम्मेदारी दे रहा था तो फिर चाबी भी देनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा शायद अभी उसे मुझ पर इतना भरोसा नहीं है, जहाँ शायद चाबी खुद अपने पास रखना चाहता है। वैसे भी मुझे उस सोने से क्या लेना देना था और मेरी अपनी ज़िंदगी अभी अभी शुरू हुई थी। मेरे लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मेरा पति और मेरी नई ज़िंदगी थी। मैंने कभी उस सोने के बारे में दोबारा सवाल नहीं किया। ना मुझे उसे देखने की इच्छा थी और ना ही मैंने कभी सोचा कि उसके अंदर क्या रखा हुआ है। मेरे लिए तो वह सिर्फ एक ऐसी चीज़ थी जिसके बारे में मेरे पति ने मुझे सावधानी के तौर पर बताया था और मैंने भी उसे अपनी जिम्मेदारी समझकर बात दिल में रख ली थी। शादी को अभी ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि करीब 1 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। जब मुझे यह खबर मिली तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैंने फ़ौरन सोचा कि मेरी ज़िंदगी में एक नई खुशी आने वाली है और मैं अपने बच्चे के लिए बहुत कुछ सोचने लगी। मैं अपने होने वाले बच्चे के छोटे छोटे कपड़ों के बारे में सोचती और कभी उसके नाम के बारे में सोचती और कभी यह ख्याल करती कि जब वो पहली बार मुझे माँ कहेगा तो मेरे दिल पर क्या बीतेगी। लेकिन इस खुशी के साथ मेरे दिल में एक छोटी सी परेशानी भी थी, क्योंकि मुझे अपनी शादी की रात सोहन की वह बात याद थी कि उसे सिर्फ बेटा चाहिए। मैं उस वक्त भी यही सोचती थी कि संतान तो भगवान की तरफ से होती है और इंसान अपनी इच्छा तो कर सकता है, लेकिन फैसला उसके हाथ में नहीं होता। फिर मैंने खुद को समझाया कि अगर बेटी हुई तो शायद सोहन भी उसे देखकर खुश हो जाएगा, क्योंकि आखिर वो भी उसकी अपनी संतान होगी। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे चेक करने के बाद कहा कि बेटी लग रही है, जानी बेटी पैदा होने वाली है। मैं यह सुनकर एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। मेरे दिल में खुशी भी आई, क्योंकि मुझे बेटियों से हमेशा प्यार था।
लेकिन साथ ही मुझे सोहन की बात याद आ गई। मैंने डॉक्टर से फ़ौरन पूछा कि सही से बताएं, क्या वाकई बेटी ही है? डॉक्टर ने कहा कि अभी पक्का नहीं बता सकती क्योंकि अभी चौथा महीना शुरू हुआ है और बेहतर होगा कि 5वें महीने के अंत में दोबारा आऊं। मैंने कहा कि ठीक है। डॉक्टर की बात मेरे लिए काफ़ी थी, लेकिन मैंने उस वक्त यह बात अपने पति को नहीं बताई क्योंकि डॉक्टर ने खुद कहा था कि अभी पूरी तरह पक्का नहीं हो सकता था। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसे ऐसी बात बताकर खुद भी परेशान हूँ और वो भी बिना वजह सोचने लगे। मैंने दिल में सोचा कि अभी वक्त है और जब 5वें महीने के अंत में दोबारा जांच होगी तो सब कुछ साफ हो जाएगा। अगर बेटी हुई तो मैं सबसे पहले सोहन के बर्ताव को देखूंगी और अगर बेटा हुआ तो शायद उसकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि एक बच्चे के लिंग से जुड़ी एक छोटी सी बात मेरे दिमाग में आने वाले दिनों में इतनी बड़ी परेशानी पैदा कर देगी। इस दौरान सोहन मेरा बहुत ख्याल रख रहा था। वो मुझे वक्त पर खाना खाने को कहता और ज़्यादा काम करने से रोकता और मेरी तबीयत के बारे में बार बार पूछता। कभी वो खुद मेरे लिए चीज़ें लेकर आता और कभी नौकरों को कहता कि मेरी ज़रूरतों का ख्याल रखें। मैं उसके इस बर्ताव से खुश होती थी और मुझे लगता था कि शायद मैंने एक बहुत अच्छे पति का चुनाव किया है। वो अक्सर मेरे पेट पर हाथ रखकर बच्चे के बारे में बात करता और यही कहता कि बस भगवान करे बेटा हो। मैं हर बार शांत हो जाती थी क्योंकि मेरे दिल में डॉक्टर की बात मौजूद थी, लेकिन मैंने उसे अभी तक कुछ नहीं बताया था। मैं चाहती थी कि पहले पूरी तरह पक्का हो जाए, फिर मैं उसे बताऊंगी। एक तरफ मैं अपने आने वाले बच्चे के सपने देख रही थी और दूसरी तरफ सोहन की बेटे की इच्छा मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी। मैं अपने आप को समझाती थी कि जब बच्चा पैदा होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। आखिर वो मेरा पति था और मैं उससे प्यार करने लगी थी और मुझे यकीन था कि वो मेरे बच्चे को भी दिल से अपनाएगा। गांव के इस बड़े घर में मेरी ज़िंदगी ऊपर से बहुत शांत चल रही थी। घर में पैसा था और ज़मीनें थी और नौकर थे और मेरे पति की अच्छी नौकरी थी। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं थी। सिर्फ एक बात मेरे दिल में थी कि सोहन बेटे की इच्छा इतनी ज़्यादा क्यों करता है। मैं इस सवाल का जवाब नहीं जानती थी और ना ही मुझे पता था कि जिस सोने के बारे में उसने मुझे बताया था और जिसकी चाबी उसने मुझे नहीं दी थी और जिस बच्चे के आने का मैं इंतज़ार कर रही थी, इन दोनों बातों का मेरी आने वाली ज़िंदगी से क्या रिश्ता बनने वाला था। इसी तरह वक्त गुजरता रहा और दिन हफ्ते गुजरते जा रहे थे। मेरी तबीयत भी अब पहले से ज़्यादा बदलने लगी थी और मैं अपने आने वाले बच्चे के बारे में सोचती रहती थी। सोहन मेरे साथ पहले की तरह अच्छा था और उसके बेटे की इच्छा भी हर बात में झलकती थी, लेकिन मैंने अभी तक उसे डॉक्टर की पहली बात नहीं बताई थी क्योंकि मैं चाहती थी कि जब पूरी तरह पक्का हो जाए तो फिर उसे बताऊंगी। मेरे दिल में कहीं ना कहीं यह भी था कि शायद डॉक्टर का अंदाज़ा गलत हो और 5वें महीने में पता चले कि वाकई बेटा ही है। एक दिन सोहन का फ़ोन मेरे पास पड़ा हुआ था और वो नहाने के लिए गया हुआ था। मुझे उसका फ़ोन देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी और ना ही मैं कभी उसकी चीज़ें चेक करती थी क्योंकि मुझे अपने पति पर भरोसा था। मैं अपने काम में लगी थी कि अचानक उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। मैंने पहले तो उस तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर स्क्रीन पर जो शब्द नज़र आए वह ऐसे थे कि मैं खुद को रोक ना सकी। किसी ने उसे नमस्ते भेजा था और साथ पूछा था कि बच्चे कैसे हैं। मैं यह पढ़कर हैरान रह गई। मेरे पति के तो अभी बच्चे ही नहीं थे, फिर कोई व्यक्ति उसे बच्चों के बारे में क्यों पूछ रहा था। मैंने सोचा शायद कोई गलत नंबर है जहाँ शायद किसी और मामले की बात हो रही है, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा शक पैदा हो गया। इसी दौरान दोबारा मैसेज आया और उसमें उसका हाल पूछा गया था। फिर थोड़ी देर बाद एक संदेश आया कि जल्दी आना। मैं कुछ देर तक फ़ोन को देखती रही। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये कौन व्यक्ति है और मेरे पति से बच्चों के बारे में क्यों बात कर रहा है। मैंने स्क्रीन के ऊपर नाम देखा तो वहाँ किसी आदमी का नाम लिखा हुआ था। मुझे थोड़ा भरोसा हुआ कि शायद कोई पुरुष दोस्त या जानने वाला होगा, लेकिन फिर ना जाने क्यों मेरे दिल ने कहा
कि उस व्यक्ति की प्रोफाइल देखनी चाहिए। मैंने उसकी प्रोफाइल खोली और अगले पल जैसे मेरी जान निकल गई। वहाँ जो कुछ लिखा था उसे देखकर मेरे हाथ कांपने लगे थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे सामने किसी ने अचानक मेरी पूरी ज़िंदगी का दूसरा रूप खोल दिया हो। मैंने दोबारा वही चीज़ पढ़ी और फिर एक बार और देखी, लेकिन सच्चाई वही थी। मुझे इस वक्त ना गुस्सा आया और ना मैंने शोर मचाया, बल्कि मैं बिल्कुल शांत हो गई। मेरे दिमाग में इतने सवाल थे कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि पहले किस सवाल का जवाब तलाश करूं। मैंने फ़ौरन वो चैट डिलीट कर दी। मैंने फ़ोन उसी जगह रख दिया जहां से उठाया था और फिर खुद भी ऐसे बैठ गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मेरे पति कुछ देर बाद बाहर आए और उन्होंने मुझे देखा तो मैंने अपनी हालत छुपाने की पूरी कोशिश की। मैंने इस वक्त फैसला कर लिया था कि मैं फ़ौरन कोई सवाल नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पहले खुद यह समझना था कि सच्चाई क्या है और मेरे पति मुझसे क्या छुपा रहे हैं। मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने दोबारा चेक करने के बाद साफ कह दिया कि मेरे यहाँ बेटी ही होने वाली है। उसने पिछली बार की तरह कोई शक नहीं रखा, बल्कि इस बार उसका अंदाज़ा पूरी तरह से साफ था। मेरे दिल में अजीब सी हालत हुई क्योंकि मेरा अंदाज़ा सही निकला था। मैंने डॉक्टर से बस इतना कहा कि ठीक है और वहाँ से वापस आ गई। लेकिन मेरे दिमाग में अब बच्चा नहीं था, वो मैसेज था, वो व्यक्ति था, उसकी प्रोफाइल थी और वो लाइन थी जिसमें मेरे पति से पूछा गया था कि बच्चे कैसे हैं। मैं घर वापस आई तो सोहन पहले की तरह मेरे सामने था। मैं उसे देख रही थी और मेरे दिल में बहुत सारी बातें चल रही थी, लेकिन मैंने अपने चेहरे पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया। मुझे पता था कि अगर मैं फ़ौरन उससे पूछूंगी तो शायद वो कोई ऐसी बात कह देगा जिससे मुझे और ज़्यादा उलझन होगी। मैं चाहती थी कि पहले खुद सोचूं और फिर उससे बात करूं। कुछ देर बाद मैंने उससे कहा कि मुझे आपको एक ज़रूरी बात बतानी है। वो मेरी तरफ ध्यान से देखने लगा और बोला कि हाँ बताओ। मैंने एक पल के लिए उसे देखा और फिर कहा कि बेटा होने वाला है। मेरा यह वाक़या सुनकर उसके चेहरे पर ऐसी खुशी आई कि मैं खुद हैरान रह गई। वो खुशी से भर गया और जैसे उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी मिल गई हो। उसने फ़ौरन अपनी जेब से 50,000 रुपये निकाले और मेरे हाथ पर रख दिए। फिर उन नोटों से मेरी नज़र उतारने लगा और बार बार मेरे चेहरे को देखकर खुश हो रहा था। मैंने हैरानी से कहा कि सिर्फ इतना? मैंने आपको इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है। वो हंसकर कहने लगा कि अरे अरे मेरी जान, परेशान क्यों होती हो। फिर उसने मुझे एक चेक दिया और कहा कि ये लो, खुद ही लिख लेना और उसके ऊपर जो भी रकम लिखनी है लिख लेना। मैंने चेक हाथ में लिया और उसे देखते हुए कहा, अगर मैंने ज़्यादा रकम लिख दी तो चेक बाउंस हो जाएगा और आप पर केस भी हो जाएगा। वो मेरी बात सुनकर हंस पड़ा और कहने लगा, अरे जितनी भी लिखोगी ना कभी भी बाउंस नहीं होगा। इतना अमीर आदमी हूँ मैं, सैकड़ों एकड़ ज़मीन है मेरी, तुम बस खुश हो जाओ। मैंने चेक हाथ में लिए उसकी तरफ देखा और कहा कि ठीक है, लेकिन मेरे दिल में इस वक्त खुशी नहीं थी। मैं सोहन के चेहरे पर वो खुशी देख रही थी जो बेटे की खबर सुनकर उसे हुई थी। और मुझे याद आ रहा था कि शादी की रात भी उसने सिर्फ बेटे की इच्छा की थी। मुझे यह भी याद आ रहा था कि डॉक्टर ने पहली बार मुझे बेटी की संभावना बताई थी और अब दोबारा साफ तौर पर कह दिया था कि बेटी ही होने वाली है। इस सब के बीच मेरे दिमाग में वो मैसेज भी मौजूद था, बच्चे कैसे हैं, जल्दी आना। मैंने वह चैट तो डिलीट कर दी थी, लेकिन उसके शब्द मेरे दिमाग से नहीं निकल रहे थे। मुझे पता नहीं था कि वो व्यक्ति कौन था और उसकी प्रोफाइल में ऐसा क्या था जिसने मेरे अंदर इतनी ज़्यादा घबराहट पैदा कर दी थी। मैंने अभी अपने पति से कुछ नहीं पूछा था और ना ही उस वक्त पूछने का इरादा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैंने जल्दबाजी की तो शायद वो सब कुछ छुपा लेगा। मैंने चेक अपने पास रख लिया और सोहन के सामने शांत बैठी रही। वो अपनी खुशी में इतना मगन था कि उसे मेरे चेहरे की परेशानी नज़र ही नहीं आई। वो बार बार बेटे की बात कर रहा था और भविष्य की योजनाएं बना रहा था और मैं खामोशी से उसे देख रही थी। मेरे दिल में एक तरफ आने वाली बेटी का प्यार था और दूसरी तरफ
एक ऐसा डर था जिसका नाम तक मैं खुद नहीं जानती थी। मुझे सिर्फ इतना पता था कि सोहन मुझसे कुछ छुपा रहा है और इस राज की पहली झलक मुझे उसके फ़ोन के एक मैसेज से मिली थी, जिसे मैंने अपनी आंखों से पढ़ा था। मैं रोज़ अपने पति से बहुत सारे पैसे भी लेने लगी थी और मैंने धीरे धीरे उसके सामने बहुत सारी इच्छाएं रखना शुरू कर दी थी। मेरे दिल में जब एक अजीब सा ख्याल पैदा हो गया था कि जब सोहन मुझसे बेटे की इतनी ज़्यादा इच्छा रखता है तो फिर मैं भी इस इच्छा की कीमत वसूल करूंगी। मैंने एक दिन साफ कह दिया कि जब तक मुझे मेरी पसंद की चीज़ें नहीं मिलेंगी मैं बच्चा पैदा करवाने अस्पताल नहीं जाऊंगी। वो मेरी बात सुनकर हैरान हुआ और पूछने लगा कि कौन सी चीज़ें चाहिए। मैंने भी बिना किसी झिझक से कह दिया कि मुझे 9 लड़ी वाला हार चाहिए। वो मेरी बात सुनकर कुछ देर शांत रहा और फिर कहने लगा कि अरे 9 लड़ी हार तो 10 तोले का बनता है और तुम्हें पता भी है कितना महंगा हार होता है। मैंने फौरन उसकी तरफ देखकर कहा कि मुझसे ज़्यादा प्यारा है आपको 9 लड़ी हार या फिर आपके बेटे से ज़्यादा प्यारा है। मेरी बात सुनते ही उसका लहजा बदल गया और वह हंसकर कहने लगा कि तुम्हारे लिए तो मैं खुद हाजिर हूँ और 9 लड़ी हार क्या चीज़ है। उसने उसी वक्त हार का ऑर्डर दे दिया। उस वक्त सोने की जो कीमत थी उस हिसाब से 9 लड़ी हार कम से कम भी 40 लाख में बनना था और शायद इससे भी ज़्यादा का बनता था। मैंने यह रकम दिमाग में रखी और सोचा कि अगर वह इतनी बड़ी रकम मेरे लिए खर्च करने को तैयार है तो फिर मुझे अपनी बाकी इच्छाएं भी पूरी करवा लेनी चाहिए। इसके बाद मैं रोजाना कभी उससे 10,000 ले लेती और कभी 20,000 ले लेती। कभी कोई कपड़ा पसंद आ जाता तो वो ले देता और कभी कोई गहना पसंद आ जाता तो वह खरीद देता। कभी मैं घर की कोई चीज़ मंगवा लेती और कभी अपने लिए कोई महंगी चीज़ ले लेती। मैं यह सब कुछ सिर्फ खर्च नहीं कर रही थी बल्कि अपने पास जमा भी कर रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे दिल में यह सावधानी कहाँ से आ गई थी, लेकिन मैं हर चीज़ संभाल कर रखती जा रही थी। कभी पैसे अलग कर देती और कभी गहने सुरक्षित कर लेती। कभी कोई चीज़ खरीद कर उसे अपने पास रख लेती। मैं खुद भी हैरान थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, लेकिन शायद मेरे अंदर कहीं ना कहीं उस दिन के बाद से एक डर बैठ चुका था। जब मैंने सोहन के फ़ोन पर वो मैसेज देखा था, सोहन को मेरी इच्छाओं से कोई दिक्कत नहीं थी, बल्कि वो तो पहले से भी ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे यकीन था कि उसके घर बेटा आने वाला है। वो बार बार बच्चे की बात करता और भविष्य की योजनाएं बनाता। मैं भी उसके सामने खुशी दिखा देती और कहती हाँ बेटा ही होगा और बहुत सुंदर होगा और हमारे कितने अच्छे दिन आ जाएंगे। मैं जानबूझकर उसे यह एहसास दिलाती थी कि मैं भी उस बेटे के आने पर इतनी ही खुश हूँ जितना वो है। कभी कभी मैं हंसते हुए कहती कि मैंने तो पहले ही बेटा पैदा कर दिया है। वो फौरन खुश होकर कहता कि अरे इसके बाद एक बेटी भी हो गई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुक्र है बेटा हुआ है। उसके लहजे में बेटे के लिए ऐसा प्यार था कि मैं अंदर ही अंदर उसकी बातों को समझने की कोशिश करती रहती थी। मुझे महसूस होता था कि उसके लिए संतान का मतलब सिर्फ संतान नहीं बल्कि खास तौर पर बेटा है और शायद इसी वजह से मेरी गर्भवती होने की खबर ने उसे इतना खुश किया था। एक दिन मैंने हंसी मजाक के मूड में उससे पूछ ही लिया, अगर बेटी होती तो क्या करते। मैंने ये सवाल बहुत सामान्य अंदाज में किया था और मुझे उम्मीद थी कि वह शायद हंसकर कोई जवाब देगा, लेकिन उसने बहुत गंभीरता से कहा कि फिर मैं तुम्हें तलाक दे देता। उसकी बात सुनकर मैं एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। मैंने उससे पूछा कि क्यों। उसने कहा क्योंकि जिस औरत की एक बार बेटी पैदा होती है ना, फिर उसकी बेटियां ही पैदा होती जाती हैं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि मैंने तो ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं जिनकी पहली बेटी हुई है और फिर बेटे हुए हैं। मैंने उसे कई उदाहरण भी दिए, लेकिन वो अपनी बात पर टिका रहा। उसने कहा कि नहीं, मैंने ज़्यादा औरतें देखी हैं जिनकी बेटियां ही हुई हैं और एक बेटा पैदा करके भी फिर बेटी हो जाती है। मुझे तो सिर्फ बेटे चाहिए। मैं उसकी तरफ देखती रही और फिर उसने फ़ौरन मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, लेकिन तुम्हारा बेटा हुआ है और इसका मतलब है आगे भी तुम्हारे बेटे ही होंगे। बस तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैंने उस वक्त कुछ नहीं कहा,
लेकिन उसके शब्द मेरे दिमाग में उतर गए थे। मुझे उसकी बात में एक अजीब सा यकीन महसूस हुआ था, जैसे वो सिर्फ बेटे की इच्छा नहीं कर रहा बल्कि उसे पहले ही पता हो कि मेरे यहाँ बेटा ही होगा। मैंने खुद को समझाया कि शायद वो सिर्फ खुशफहमी में ऐसा कह रहा है और शायद उसकी इच्छा इतनी ज़्यादा है कि उसे यकीन हो गया है कि भगवान उसे बेटा ही देगा। लेकिन मेरे दिल में वही पुरानी बात फिर से जाग गई थी। उस फ़ोन वाले मैसेज, बच्चे कैसे हैं, मैं उस वक्त भी उसके बारे में सोचती थी, लेकिन अपने पति के सामने शांत रहती थी। मैंने उससे कुछ पूछने की बजाय उसकी हर बात गौर से सुनना शुरू कर दी थी। मैं देख रही थी कि वह किन बातों पर ज़्यादा खुश होता है और किन बातों पर परेशान होता है। मैं उसके बर्ताव को समझने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब मुझे सिर्फ उसका पति होना काफ़ी नहीं लग रहा था, बल्कि मैं जानना चाहती थी कि वो आखिर मुझसे क्या छुपा रहा है। दूसरी तरफ मैं अपनी गर्भावस्था का समा पूरा कर रही थी और मेरे अंदर आने वाली बेटी की हरकतें भी महसूस होने लगी थी। डॉक्टर ने लिंग के बारे में अब लगभग साफ कर दिया था, लेकिन मैंने सोहन को इस सच्चाई से बिल्कुल दूर रखा हुआ था। मैं उसे सिर्फ यही कहती थी कि बेटा बहुत स्वस्थ है और सब कुछ ठीक चल रहा है। वो यह सुनकर खुश हो जाता और मेरे लिए और चीज़ें ले आता। मैं उससे पैसे लेती रही और चीज़ें जमा करती रही। मेरे पास अब इतना सामान हो चुका था कि मैं खुद भी हैरान होती थी कि मैंने इतने कम समय में इतनी चीज़ें कैसे जमा कर ली हैं। लेकिन मेरे अंदर यह ख्याल मजबूत होता जा रहा था कि मुझे अपने लिए कुछ सुरक्षित रखना चाहिए। मुझे नहीं पता था कि मुझे किस चीज़ का डर है, लेकिन मेरे अंदर एक आवाज़ लगातार कह रही थी, जो कुछ मिल रहा है उसे संभाल कर रखो। सोहन अपनी खुशी में बेखबर था और उसे लगता था कि मैं उसके बेटे के आने की खुशी में अपनी इच्छाएं पूरी करवा रही हूँ। वो मुझे देखकर मुस्कुराता और मेरे पेट से बातें करता और कहता कि हमारा बेटा बड़ा होकर मेरे जैसा बनेगा। मैं भी मुस्कुराकर उसकी बात सुनती और कहती कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन मेरे दिल में एक राज था। मुझे पता था कि मेरे अंदर बेटा नहीं बल्कि बेटी है, और मुझे यह भी पता था कि अगर सोहन को यह सच्चाई इस वक्त पता चल गई तो शायद वो वही फैसला करेगा जिसका जिक्र वो हंसी मजाक में कर चुका था, तलाक। इसीलिए मैं खामोश थी। मैं अपने पति के चेहरे पर खुशी देखती और अपनी बात दिल में रखती। मैं उसके दिए हुए पैसे संभालती और अपनी चीज़ें जमा कर देती और आने वाले वक्त के बारे में सोचती। मुझे पता नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, लेकिन अब मैं इतना ज़रूर समझ गई थी कि सोहन के लिए बेटा सिर्फ एक इच्छा नहीं था, बल्कि उसकी ज़िंदगी की ऐसी ज़रूरत थी जिसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। और मैं अपने दिल में आने वाली इस नन्ही सी बेटी के लिए खामोशी से उस दिन का इंतज़ार कर रही थी जब सब कुछ सामने आना था। मेरी दूसरी बड़ी इच्छा ये थी कि मुझे एक अच्छी सी गाड़ी लेकर दें और मुझे गाड़ी चलाना भी सिखाएं। मुझे थोड़ा बहुत गाड़ी चलाना आता था, लेकिन लंबी सड़क पर गाड़ी चलाने का मुझे ज़्यादा अनुभव नहीं था। सोहन ने मेरी बात सुनी और कहा कि ठीक है, तो मैं गाड़ी भी ले दूंगा और खुद गाड़ी चलाना भी सिखाऊंगा। मैंने सोचा कि अगर मेरे पास अपनी गाड़ी हो गई तो मैं खुद भी कहीं आ जा सकूंगी और मुझे हर छोटी बड़ी ज़रूरत के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में उसने मेरे लिए बहुत ही बड़ी गाड़ी निकलवाई, जिसकी कीमत 70 लाख रुपए थी। जब वो गाड़ी घर के सामने आई तो मैं उसे देखकर वाकई बहुत खुश हुई। गाड़ी मेरी पसंद की थी और सोहन ने मेरी पसंद का पूरा ख्याल रखा था। मैंने उसके चारों ओर चक्कर लगाया और फिर अंदर बैठकर हर चीज़ देखने लगी। इस वक्त मेरे दिल में अजीब सी खुशी थी, क्योंकि एक तरफ मेरे अंदर एक नन्ही सी जान पल रही थी और दूसरी तरफ मेरे पास वो गाड़ी आ गई थी जिसकी मैंने इच्छा की थी। सोहन ने मुझे गाड़ी चलाना भी सिखाना शुरू कर दिया। पहले घर के आसपास की सड़कों पर मुझे गाड़ी चलाने दी और फिर धीरे धीरे लंबी सड़कों पर ले जाने लगा। मैं शुरू में बहुत डरती थी, लेकिन वह मेरे साथ बैठा रहता था और जब मुझसे कोई गलती होती तो समझा देता। कि कुछ ही दिनों में मेरे अंदर भरोसा आने लगा और मैं खुद गाड़ी चलाने लगी। एक दिन मैंने उससे कहा कि गाड़ी में पेट्रोल भी फुल करके रखा करो। उसने मेरी तरफ देखा और हंसकर कहा, अरे अभी तो मैंने तुम्हें गाड़ी दी है और तुमने अभी से पेट्रोल भी मांगना शुरू कर दिया।
मैंने कहा कि बस मैं चाहती हूँ मेरी गाड़ी में पेट्रोल हमेशा मौजूद रहे। उसने कहा कि ठीक है। उसने वाकई गाड़ी की टंकी फुल करवा दी थी। मैंने गाड़ी को देखा और दिल ही दिल में सोचा, अब मेरे पास इतना कुछ हो चुका है कि अगर मुझे कभी अपनी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आई तो मैं बिल्कुल खाली हाथ नहीं रहूँगी। मेरा 8वां महीना भी बीच में पहुँच गया था और अब मेरा पेट पहले से ज़्यादा बड़ा हो चुका था। चलने में दिक्कत होती थी और कभी कभी मुझे सांस लेने में भी मुश्किल महसूस होती थी। सोहन मेरी हालत देखता तो कहता कि अब तीसरी इच्छा भी बता दो, लेकिन अब हाथ जरा हल्का रखना। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे दिल में जो बात काफ़ी दिनों से थी वो मैंने कह दी। मैंने कहा कि वो जो आपके दादा परदादा की ज़मीन है ना, वो मेरे नाम कर दें। मेरी बात सुनकर वो पहले तो मुझे देखता रहा, फिर हंसने लगा। उसने कहा कि मैंने तो कहा था कि हाथ हल्का रखना और तुमने तो मुझसे ज़मीन ही मांग ली। मैंने भी हंसकर कहा तो क्या हो गया, मैं कौन सी बागी जा रही हूँ। वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा कि हाँ भाई, मुझे पता है संतान औरत के पाँव की बेड़ी होती है। जब संतान हो जाती है तो औरत कहाँ भागती है। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी हालत पैदा हुई, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा उससे। मुझे पता था कि वह अभी तक यही समझ रहा है कि मेरे अंदर उसका बेटा पल रहा है और शायद इसी भरोसे की वजह से वह मेरी हर इच्छा पूरी कर रहा है। मैं खामोशी से उसे देखती रही और फिर उसने कहा, चलो तुम्हारी ये इच्छा भी पूरी हुई। मैंने उसी वक्त साफ कह दिया कि जब तक इस ज़मीन के कागजात मेरे हाथ में नहीं आते मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। अब डॉक्टर ने मुझे डिलीवरी की तारीख भी बता दी है और मुझे पता था कि ज़्यादा वक्त बाकी नहीं है। सोहन ने पहले मुझे देखा, फिर कहा कि अच्छा ठीक है। वो शायद इस वक्त भी यही समझ रहा था कि मेरी हर इच्छा के पीछे सिर्फ एक ही वजह है और वो उसका बेटा है। उसने ज़मीन के कागजात बनवाने का काम भी जल्दी जल्दी शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में वह कागजात मेरे हाथ में आ गए। मैंने वह कागजात अपने पास रखे और पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैंने अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए कुछ मजबूत कर लिया है। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक अजीब सा सुकून था। मैं अपनी बेटी के बारे में सोचती थी और सोचती थी कि अगर सोहन ने उसे स्वीकार ना किया तो कम से कम मैं अपनी बेटी को लेकर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी। मेरे पास अपनी गाड़ी होगी, मेरे पास गहने होंगे, मेरे पास पैसे होंगे, मेरे पास ज़मीन होगी, सबसे बढ़कर मेरे पास अपनी बेटी होगी। फिर मेरी डिलीवरी की तारीख आ गई। मैं अस्पताल पहुंची तो डॉक्टर ने पहले ही बता रखा था कि शायद ऑपरेशन करना पड़े, लेकिन मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि अगर संभव हो तो मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो, क्योंकि मैं जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। मैं अपने दिल में बस यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान मेरे लिए आसानी करें और मेरी बच्ची को सेहत के साथ दुनिया में ले आएं। भगवान ने मेरे साथ वाकई बहुत अच्छा किया। मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई और सिर्फ 15 मिनट के अंदर मेरी बेटी इस दुनिया में आ चुकी थी। जब पहली बार मेरी बेटी को मेरे करीब लाया गया तो मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकल आए। वह बहुत खूबसूरत थी। उसका चेहरा देखते ही मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया मेरे सामने आ गई हो। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके नन्हे से चेहरे को देखती रही। उसकी आंखें बंद थी और वो बहुत सुकून से मेरे करीब थी। मैंने उसे गले से लगाते हुए दिल में वादा किया कि तुम्हें कभी किसी मुसीबत में नहीं पड़ने दूंगी। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं तुम्हें हर हाल में अपने साथ रखूंगी। मैंने तुम्हें अपने शरीर से जन्म दिया है और अब मैं तुम्हें किसी के रहम पर नहीं छोड़ूंगी। डॉक्टर बाहर गई और सोहन को बताया कि बेटी हुई है। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि बाहर से उसकी आवाज़ तेज होने लगी। वो हैरान होकर कह रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, बेटा था, यह कैसे हो गया। डॉक्टर ने उसे समझाया कि हमने तो कभी आपको यह नहीं कहा कि बेटा है, हमने तो बताया था कि बेटी है। फिर डॉक्टर ने कहा कि अब आप अपनी पत्नी को ले जाएं, क्योंकि उनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है और 8-9 घंटे हो चुके हैं, अब वो घर जा सकती हैं। मुझे इस वक्त सोहन के बर्ताव से अंदाज़ा हो गया था कि मामला वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मैं अपनी बेटी को गोद में लिए अस्पताल से घर आ गई। मैंने अपनी बच्ची के लिए पहले ही बहुत सा सामान तैयार करवा लिया था
उसके लिए 2 तरह के झूले थे, कपड़े थे, डायपर थे, दूध की बोतलें थी, ज़रूरत की बहुत सी चीज़ें थीं। मैंने नौकरानी से कहा कि सारा सामान गाड़ी में रखवाना शुरू कर दें, क्योंकि मुझे अपनी बेटी के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं रखनी थी। घर पहुंचकर मैंने अपनी बेटी को उसके झूले में लटाया और काफ़ी देर तक उसे देखती रही। वो इतनी छोटी थी कि मुझे बार बार उसे उठाने को दिल करता था। मैं कभी उसके हाथ को चूमती और कभी उसके चेहरे को देखती। मेरे दिल में सिर्फ एक ही बात थी कि यह मेरी बेटी है और अब मुझे उसके लिए माँ भी बनना है और पिता भी। 4 दिन किसी तरह गुजर गए। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि यह 4 दिन कैसे गुजरे। सोहन घर में था, लेकिन उसका बर्ताव अजीब हो गया था। वो मेरी तरफ देखता भी तो उसकी आंखों में पहले वाली खुशी नहीं थी। उसने एक बार भी मेरी बेटी को गोद में नहीं उठाया। वो इसके पास खड़ा होता, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस पर पड़ती वो दूसरी तरफ देखने लगता। मैं अपनी बच्ची को सीने से लगाए सब कुछ देखती रही और मेरे दिल में अजीब सा सुकून भी था, क्योंकि मुझे अब बहुत कुछ समझ आ रहा था। सोहन जैसे किसी योजना में लगा हुआ था। एक वक्त ऐसा आया जब वह अचानक घर से चला गया। मैंने उससे पूछा भी नहीं कि कहाँ जा रहे हो, क्योंकि अब मैं जानती थी कि अगर वो कुछ छुपा रहा है तो जल्द या देर सब सामने आ जाएगा। वो 2 दिन के बाद वापस आया और इस वक्त मेरी बेटी 4 दिन की थी। मैंने अपनी बच्ची को गोद में उठाया हुआ था और उसके आने का इंतज़ार नहीं कर रही थी। मैं अपने अंदर एक अजीब सी ताकत महसूस कर रही थी। मुझे पता था कि अब जो कुछ भी होगा मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। सोहन मेरे सामने आया और उसके हाथ में कागज़ थे। उसने वो कागज़ मेरे मुंह पर मारे और कहा, निकल जाओ यहाँ से, अब कभी अपनी शक्ल ना दिखाना। मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर बेटी होगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, इसीलिए मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। वो शायद यह समझ रहा था कि मैं उसके कदमों में गिर जाऊंगी। मैं उसके सामने हाथ जोड़ूंगी, मैं उसे गिड़गिड़ा कर कहूंगी कि मुझे मत छोड़ो। मैं उसे यकीन दिलाऊंगी कि मैं बेटी को लेकर कहीं नहीं जाऊंगी। शायद वो समझ रहा था कि मैं उसकी दौलत और उसके घर के बिना एक पल नहीं रह सकती, लेकिन वो मेरे बारे में इतना नहीं जानता था जितना उसे लगता था। मैंने उसके हाथ में मौजूद तलाक के कागजात देखे और फिर अपनी बेटी को देखा। मेरी बेटी बेखबर सो रही थी। उसके चेहरे पर सुकून था और उसे दुनिया के किसी जुल्म का पता नहीं था। मैंने अपनी आंखें उस पर टिका दी और फिर अचानक मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई। मैं हंसने लगी। सोहन मेरी हंसी देखकर बिल्कुल सन्न रह गया। उसके चेहरे पर वो घमंड नहीं रहा जो कुछ पल पहले था। उसकी आंखों में हैरानी उतर आई। उसे शायद पहली बार एहसास हुआ कि जिस औरत को वह अपने कदमों में गिरता हुआ देखना चाहता था वह उसके सामने खड़ी हंस रही थी। उसकी शक्ल ऐसी हो गई जैसे उसकी अपनी उम्मीदें उसके सामने टूट गई हों। मैंने अपनी बेटी को और मजबूती से अपने सीने से लगा लिया और सोहन के चेहरे पर मुझे पहली बार ऐसी घबराहट नजर आई जैसे उसे समझ आ गया हो कि शायद उसने जिस औरत को कमज़ोर समझकर घर से निकालने का फैसला किया है वो अब खाली हाथ नहीं जा रही। मेरी हालत बिल्कुल ऐसी थी जैसे मेरे हाथ में पटाखा था, लेकिन मैंने धमाका नहीं किया। मेरे पास इस वक्त इतनी सारी सच्चाइयाँ थी। अगर मैं चाहती तो इसी वक्त सोहन के सामने सब कुछ रख सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सिर्फ अपनी बेटी को देखा और फिर बहुत सुकून से कहा, ठीक है, मैं जा रही हूँ। सोहन शायद यह समझ रहा था कि अब मैं रोऊंगी और उसके सामने गिड़गिड़ाऊंगी, लेकिन मैंने ना कोई बहस की ना कोई मिन्नत की। मैं खामोशी से अपनी बच्ची को संभालने लगी और अपने साथ ले जाने वाली चीज़ें जमा करने लगी। वो गुस्से में कहने लगा कि मेरी कोई चीज़ लेकर यहाँ से नहीं जाना। मैंने उसकी तरफ देखा और बहुत आराम से कहा, तुम्हारी चीज़ों पर तो मैं थूकती भी नहीं हूँ, मैं बस तुम्हारी बेटी लेकर जा रही हूँ। मेरी बात सुनकर उसका चेहरा बदल गया और वो कुछ देर मुझे देखता रहा। फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे अंदर तक घायल कर दिया। उसने कहा कि यह मेरी है ही नहीं, क्या पता यह मेरी बेटी हो ही ना। मैं एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई। मैंने अपनी बेटी को देखा और फिर सोहन को देखा, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं चाहती तो इसी वक्त उसे बता देती कि मुझे सब कुछ पता है। मैं चाहती तो उसके सामने उसकी पहली पत्नी का जिक्र कर देती।
मैं चाहती तो उसके झूठ और उसके सारे राज खोल देती, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। उसने आखिरकार मेरे चरित्र पर बात कर दी थी और मेरे बारे में ऐसी बात कही जिसका सुनना किसी औरत के लिए आसान नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी शांत रही। मैं जानती थी इस वक्त बहस करना मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। मेरे पास अपनी बेटी थी और मेरे पास अपनी ज़िंदगी के लिए एक पूरा रास्ता था। मैंने अपनी बच्ची को उठाया और घर से बाहर आ गई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मुझे पता था कि मैंने जो कुछ करना था वह कर लिया है और अब मेरी ज़िंदगी उस घर के अंदर नहीं थी। मैंने अपनी बच्ची को गाड़ी में बिठाया और खुद भी बैठ गई। गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया और ड्राइविंग सीट संभाल ली। मेरे हाथ मजबूत थे और दिल अजीब तरह से शांत था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और जैसे ही गाड़ी घर से बाहर निकली तो मुझे पीछे से कदमों की आवाज़ सुनाई दी। सोहन पागलों की तरह मेरे पीछे भाग रहा था। मैंने गाड़ी के शीशे से उसे देखा। वो शायद अचानक समझ गया था कि मैं वाकई जा रही हूँ। उसके चेहरे पर गुस्सा भी था और घबराहट भी, और शायद उससे ज़्यादा हैरानी थी कि मैं उसके सामने रोए बिना और गिड़गिड़ाए बिना कैसे जा सकती हूँ। मैंने एक पल के लिए उसे देखा और फिर अपना रुख आगे कर लिया। मैं अपने पीछे एक खत छोड़कर गई थी। वो खत मैंने बहुत पहले लिखा था और उसे पता भी नहीं था कि मेरे पास उसके बारे में कितनी जानकारी जमा हो चुकी है। मैंने उस खत में लिखा था कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। शहर में तुम्हारी एक पत्नी है और उसकी 3 बेटियां हैं और वो तुम्हारी पहली पत्नी है। मैंने लिखा कि जिस दिन तुम्हारे फ़ोन पर वो मैसेज आया था उस दिन मैंने वो नंबर सेव कर लिया था। बाद में मैंने उसी नंबर पर फ़ोन करके उस व्यक्ति से बात की थी और उसने मुझे सब कुछ बताया था। मैंने उसे यह नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, लेकिन उसने मुझे वो सच्चाई बता दी थी जिसे तुम मुझसे छुपाते रहे। मैंने उसे लिखा कि तुम्हें बेटे की इच्छा थी, लेकिन तुम अपनी पहली पत्नी को छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि उसके हिस्से की जायदाद से तुमने अपना सारा कारोबार बनाया था। तुमने अपनी सच्चाई मुझसे छुपाई और मुझे गांव के घर में रखकर यह समझाते रहे कि मैं तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती रहूं। तुम चाहते थे कि मैं तुम्हें बेटा दूं और इसके बदले तुम मेरे सामने प्यार और दौलत का दिखावा करते रहे। मैंने उसे यह भी लिखा कि अब मैं बहुत कुछ लेकर जा रही हूँ। तुम्हारी माँ के बाग वाली ज़मीन, 9 लड़ीहार गाड़ी, वो पैसे जो मैंने तुमसे अपनी इच्छाओं के नाम पर लिए थे, और तुम्हारी माँ का 40 तोले सोना भी। मैंने खत में यह सब लिखने के बाद आखिर में सिर्फ इतना लिखा था कि अब तुम मुझे कभी भी ढूंढ नहीं पाओगे। अगर तुमने मुझे ढूंढ भी लिया तो यह याद रखना कि तुम बहुत पछताओगे। जब सोहन ने वह खत पढ़ा तो उसके तन बदन में आग लग गई। उसे शायद पहली बार एहसास हुआ कि जिस औरत को वह अपने सामने एक कमज़ोर और बेबस पत्नी समझ रहा था वो उसके हर झूठ से वाकिफ हो चुकी थी। उसने फौरन सोच लिया कि वो मुझे ढूंढ लेगा और हर हाल में मेरे तक पहुंचेगा, लेकिन शायद उसने मेरा खत ध्यान से नहीं पढ़ा था, क्योंकि अगर वह मुझे ढूंढ लेता तो उसे इससे कहीं ज़्यादा पछताना पड़ता। वो ये नहीं जानता था कि मेरे खत में छुपी असली बात क्या थी। मैंने जानबूझकर उसे पूरी सच्चाई नहीं बताई थी। मैं चाहती थी कि वो मेरे बारे में सोचता रहे और अपनी गलतियों का हिसाब करता रहे। मैं चाहती थी कि वो यह सोचता रहे कि मैं कहाँ गई हूँ और मेरे पास उसके खिलाफ क्या कुछ मौजूद है। मैंने उसे सिर्फ इतना बताया था जितना ज़रूरी था और बाकी बात अपने दिल में रख ली थी। मैं उस वक्त दूसरे शहर आ चुकी थी। मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं अपनी बेटी के साथ नई ज़िंदगी शुरू कर सकती थी। मैंने उन्हीं पैसों से वहाँ एक घर ले लिया। मेरे पास जो बाग वाली ज़मीन थी वह भी मैंने बेच दी, क्योंकि मुझे उस बाग से कोई दिलचस्पी नहीं थी और ना ही मैं उसे संभालने के लिए दोबारा उसी ज़िंदगी में वापस जाना चाहती थी। मेरे लिए इस ज़मीन से सबसे बड़ी अहमियत यही थी कि उसने मुझे एक मजबूत शुरुआत दी थी। मैंने अपनी बेटी के लिए घर में अलग कमरा बनवाया, उसके लिए हर चीज़ अपनी पसंद से खरीदी, उसका बिस्तर लगवाया और उसके कपड़े क्रम से रखे, उसके खिलौने रखे और उसके झूले के पास बैठकर कभी उसे सोते हुए देखती और कभी उसके नन्हे हाथ अपने हाथ में ले लेती। मुझे अब उस घर में पहली बार महसूस हुआ जैसे वाकई मेरा घर है। मेरे पास पैसे भी काफ़ी थे
और मैंने उन पैसों को बर्बाद करने की बजाय बैंक में फिक्स करवा दिए। उस पर मुझे हर महीने ब्याज मिलने लगा और मेरे घर के खर्च उसी से चलने लगे। मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं रही थी। मैं घर बैठे अपनी बेटी को देखती और उसी कमाई से अपना घर चलाती। मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ थी। मैं उसे देखती तो मुझे सोहन का वह वाक्य याद आता, अगर बेटी हुई तो तलाक दे दूंगा। फिर मुझे अपनी वह हालत याद आती जब मैं अस्पताल में अपनी बेटी को पहली बार सीने से लगाकर रोई थी। मैंने उस वक्त भी दिल में फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो, मैं अपनी बेटी को कभी किसी के सामने कमज़ोर नहीं होने दूंगी। अब मेरे पास अपना घर था, अपनी गाड़ी थी, अपने गहने थे, अपनी ज़मीन की रकम थी, अपने पैसे थे और सबसे बढ़कर मेरी बेटी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी दोबारा शुरू कर दी और इस बार किसी के वादे के सहारे नहीं बल्कि अपने फैसलों के सहारे। मैं सुबह अपनी बेटी को देखकर उठती और रात को उसे अपने पास बुलाकर संतुष्ट होती। मेरे घर में अब किसी आदमी की आवाज़ नहीं थी जो मुझे हुक्म दे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। किसी को यह हक नहीं था कि मेरी बेटी को बोझ कहे या मेरी इज्जत को अपनी मर्जी से नापे। सोहन शायद अब भी मुझे ढूंढ रहा था, लेकिन मैं उससे बहुत दूर आ चुकी थी और मैं जानती थी कि मेरी खामोशी ही उसके लिए सबसे बड़ा जवाब थी। 1 साल गुजर गया था और मेरी बेटी अब 1 साल की हो चुकी थी। उसकी सेहत बहुत अच्छी थी और मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मैंने अपनी ज़िंदगी को इस तरह संभाल लिया था कि मुझे कभी यह महसूस नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। मेरे घर में सुकून था। मेरी बेटी हर वक्त मेरे आसपास रहती थी और उसकी छोटी छोटी हरकतें मेरे दिल को खुश बना देती थी। मैंने जो कुछ खोया था उसके बाद मुझे पहली बार लगा कि भगवान ने मुझे दोबारा खड़े होने का मौका दिया है। तभी एक दिन पुलिस थाने से फ़ोन आया। उन्होंने कहा, आपके पहले पति सोहन ने आपके खिलाफ चोरी की शिकायत की है। मैं बिल्कुल नहीं घबराई। मुझे पता था कि वो ऐसा ही करेगा। मैंने अपनी बेटी को तैयार किया, नौकरानी को कहा कि गाड़ी में ही बेटी का ध्यान रखना और खुद गाड़ी चलाकर थाने पहुंच गई। मुझे डर नहीं था क्योंकि सारी चीज़ें सोहन ने खुद मेरे नाम की थी और सबके कागज मेरे पास थे। अंदर गई तो सोहन बैठा था। मुझे देखते ही चिल्लाने लगा कि ये मेरी करोड़ों की ज़मीन, सोना, गाड़ी और पैसे लेकर भाग गई है। मैंने उसे देखा और पुलिस अधिकारी से कहा कि पहले इसे चुप बैठाइए। अधिकारी मेरी हिम्मत देखकर हैरान थे। उन्होंने कहा, अगर चोरी साबित हुई तो आप जेल जाएंगी। मैंने शांत मन से कहा, वक्त बताएगा, और अपनी फाइल खोल दी। पहले मैंने बाग वाली ज़मीन के कागज़ दिखाए और कहा, ये ज़मीन इन्होंने खुद मेरे नाम की है, ये चोरी नहीं है। कानून के हिसाब से पति जो तोहफा पत्नी को देता है वो तलाक के बाद भी पत्नी का ही रहता है। अधिकारी ने कहा कि पर आप इनकी माँ का सोना और गाड़ी भी ले गई हैं। मैंने कहा, गाड़ी भी मेरे नाम है, सारे सबूत हैं, पर एक बात सुनिए, हो सकता है ये आपको पैसे देकर अपनी बात मनवा ले। अधिकारी हैरान हो गए। मैंने कहा, मैं कमिश्नर साहब से बात करके आई हूँ, वो 10 मिनट में आ रहे हैं। 10 मिनट बाद कमिश्नर साहब आए। मैंने उन्हें पहले ही सब बता दिया था। वो आए और मेरे सिर पर हाथ रखा। मैंने कहा, सर, आपके सामने एक अपराधी बैठा है। फिर मैंने फाइल से दूसरा कागज निकाला, 3 करोड़ का वो चेक जो सोहन ने मुझे दिया था। मैंने कहा, जब मैंने ये चेक बैंक में लगाया तो ये बाउंस हो गया। ये रही बैंक की रसीद। कमिश्नर साहब ने कागज़ देखा और कहा, ये मामला बहुत गंभीर है। सोहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कमिश्नर साहब ने कहा, इसे गिरफ्तार करो। कुछ देर पहले तक सोहन मुझे चोर साबित कर रहा था, अब खुद हथकड़ी में था। उसकी आंखों में गुस्सा, डर और पछतावा था। मैंने वहीं सोहन के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया जिसने बेटी होने पर मुझे तलाक दिया था और मेरे चरित्र पर उंगली उठाई थी। आज वो अपने ही दिए हुए चेक के कारण फंस गया था। मैं फाइल लेकर बाहर आई। गाड़ी में मेरी बेटी ने मुझे देखते ही अपनी नन्ही बाहें फैला दी। मैंने उसे सीने से लगा लिया और घर आ गई। अब सोहन को 3 करोड़ देने थे, पर मेरे मन में जीत का घमंड नहीं था, सिर्फ सुकून था कि मैंने अपनी बेटी के हक की रक्षा की। मैं सोचती थी, क्या बेटी पैदा करना गुनाह है? क्या हमारे धर्म में कहीं लिखा है कि बेटी होने पर पत्नी को छोड़ दिया जाए? सोहन ने सिर्फ मेरे साथ नहीं, अपनी पहली पत्नी के साथ भी यही किया था।
जिसकी 3 बेटियां थी। मैंने अपनी बेटी को चूमा और फैसला किया कि मैं उसे मजबूत बनाऊंगी, उसे सिखाऊंगी कि बेटी होना गुनाह नहीं है और अपने हक के लिए किसी से इजाज़त नहीं लेनी पड़ती। सोहन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत नहीं, सबसे बड़ा सबक था और मेरी बेटी मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत वजह। मीना ने साबित कर दिया कि बेटी बोझ नहीं लक्ष्मी होती है। अगर कोई आपको आपकी औलाद की वजह से कमज़ोर समझे तो चुप मत रहिए। अपने हक के लिए लड़ना ही सबसे बड़ी पूजा है। आपको क्या लगता है, मीना ने सही किया या गलत? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।